आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षकगण एवं मेरी प्रिय बहनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला है। मान्यवर, भीगती मसों और फूलती नसों के दिनों में अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में अकेले बैठकर रो रहा एक किशोर अपने मन मस्तिष्क में चल रहे झंझावातों और चक्रवातों को झेल रहा होता है। किसी छोटे बड़े सपने के खत्म हो जाने के कारण हर वक्त अपने को हीन समझ रहा होता है और उसके बाद वो एक ऐसा फैसला लेता है जिसे लेने का उसे कोई हक नहीं। मान्यवर, वो एक खत लिखकर छोड़ता है और फिर इस दुनिया को छोड़ देता है। वो अपने आखिरी खत में लिखता है कि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था, यही एकमात्र समाधान है। मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मुझे माफ करना। और यह कहकर वह मर जाता है। मेरा आज का विषय उस खत का जवाब है कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। मान्यवर, सोचिए, जरा सोचिए, किसी कमरे में एक पंखे से एक रस्सी बंधी हुई है और उस पर एक लड़का लटक रहा है। उसके निर्जीव शरीर के निर्बल और शक्तिहीन हाथ पैर हवा में झूल रहे हैं, आंखें फटी हुई हैं, गर्दन नीचे से टूट चुकी हैं और गालों पर आंसू की कुछ बूंदें सूख कर जमी हुई हैं। मान्यवर, वो लड़का एक बार के लिए मर गया, लेकिन फटी हुई आंखें उसकी माँ का फटा हुआ कलेजा बनकर जिंदा रहेंगी। उसकी गर्दन की टूटी हुई नसें उसके बाप के दिल की टूटी हुई वो तारे बनेगी जो अब कभी झलकरित नहीं होंगी। गाल पर सूख चुके आंसू उसकी बहन की आंखों से हरदम बहा करेंगे और उस निर्जीव शरीर के निर्बल और शक्तिहीन हाथ पैर जो हवा में झूल रहे हैं उसके भाई की हिम्मत को बार बार तोड़ा करेंगे। और एक अल्पकालीन आवेश के कारण लिया गया उसका यह निर्णय उसके जैसे लाखों युवाओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित करेगा। मान्यवर, ये कैसा हल है? ये कैसा हल है जिसमें अपनों का बर्बाद होता हुआ कल है? खुदकुशी करने वाला इंसान खुद तो मर जाता है, लेकिन उसके घर परिवार के यार दोस्त रिश्तेदार बार बार मरा करते हैं। वह हर वक्त खुद को अपराधी समझते हैं और इस कारण वो जीते जी मरे हुए के समान होते हैं। मान्यवर, मुझे ये विषय इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि आजकल आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि अगर उन तक सही वक्त पर किसी प्रकार की मदद, सहानुभूति और मार्गदर्शन पहुंचता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि जो हमारे आसपास में मानसिक तनाव से ग्रस्त लोग हैं उनकी बातें सुने, उन पर विश्वास जताएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं। आत्महत्या अनचाही मौत नहीं है, ये अनचाही मौत है। मरना उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन घबराकर एक क्षणिक आवेश में ये निर्णय ले लिया जाता है। उन्हें ये बताइए कि ये कोई समाधान नहीं है। अब तो घबराकर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन नहीं मिला तो किधर जाएंगे। सही वक्त पर उन तक पहुंचाया गया मानसिक प्रोत्साहन उनकी जान बचा सकता है। जो खुदकुशी करना चाहते हैं उनके लिए मेरा यही संदेश है कि जब कभी यह लगने लगे कि अब तो बस आत्महत्या ही एकमात्र उपाय है, तब अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्पना दृष्टि से अपनी मौत का मंजर देखिए। अगर सफेद कफन में ओढ़कर जमीन पर पड़ी अपनी लाश के पास बैठे शुद्ध बुद्ध खोकर बेहोश हो चुके अपने माँ बाप, रोती कलपती बहनें और धाड़ मारना चीखता भाई नजर आ जाता है तो उनके होठों के दर्द सुन अपने जीने का बहाना बना लेना। और फिर भी कोई बहाना ना मिले तो जैसे बचपन में मास्टर जी की मार से बचने के लिए कोई बहाना गढ़ लिया करते थे, उसी प्रकार इस बार मौत से लड़ने के लिए कोई बहाना गढ़ लीजिए, लेकिन मरिए मत। वो बालदास नीरज जी की कुछ पंक्तियां हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से जीवन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के खो जाने